हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। कुछ एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किए थे सरफेस टेंशन के। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर सरफेस टेंशन से रिलेटेड ही कुछ और टॉपिक्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, और सरफेस टेंशन किन किन चीज़ों से इफेक्ट होता है वो भी इस लेक्चर में हमको देखना है। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स। देखें अपन क्या होते हैं कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स। ये दो टाइप के फोर्सेस की बात कर रहा हूं मैं, कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स। देखो, ये जो दो टाइप के फोर्सेस है ना, ये अप्लाई तो होंगे किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में, उन्हीं फोर्सेस को अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन भी वहीं अप्लाई होता था। कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स हैं, एटम्स के बीच में लगने वाले फोर्स हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स हैं। लेकिन कोहेसिव फोर्स अप्लाई होता है बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सेम मटेरियल। मतलब एक ही कोई आपके पास मटेरियल, सब्सटेंस बोल देता हूँ मैं, है ना, कोई भी चीज़ हो सकती है। कोई एक ही सब्सटेंस आपके पास है, कोई एक लिक्विड है आपके पास। अभी यहाँ तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ही लिक्विड के डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, उस फोर्स को अपन बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। जैसे कि भाई कहीं पे किसी कंटेनर के अंदर वाटर है, उस कंटेनर के अंदर वाटर है, तो जो वाटर की ड्रॉप्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। तो वो वहाँ पे सरफेस बना रही हैं, मेंटेन रख रही हैं। तो मेंटेन रख रही हैं मतलब आपस में एक दूसरे को बाइंड करके रखे हुए हैं, तो इसका मतलब उनके बीच में कोई फोर्स लग रहा है। तो उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कौन सा फोर्स है, वो है कोहेसिव फोर्स। ठीक है, वाटर पार्टिकल के साथ आपके पास कोई और लिक्विड है ना, उस लिक्विड का सेम पार्टिकल के साथ जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या होगा, कोहेसिव फोर्स होगा। ठीक है, लेकिन अगर फोर्स अप्लाई हो, फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, दो डिफरेंट मटेरियल के पार्टिकल्स के बीच में, सब्सटेंसेस के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा ना, उसको हम एडेसिव फोर्स बोलेंगे। जैसे कि आपके पास कोई ग्लू है ना, उसको आपने पेपर पे लगा दिया, तो ग्लू के पार्टिकल और पेपर के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या हो गया, वो एडेसिव फोर्स हो गया। पता है ना अपन को, जो अपन चीज़ें लाते हैं ना मार्केट से चिपकाने के लिए, फेविकॉल लेके आते हैं, ग्लू लेके आते हैं, गम लेके आते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, एडेसिव बोलते हैं। एडेसिव बोल रहे हैं ना, एडेसिव बोल रहे हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो चीज़ों को चिपकाने के काम में आ रहे हैं, है ना, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, एडेसिव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एडेसिव फोर्स लगाते हैं वो सब्सटेंसेस पे और चीज़ों पे। ठीक है, अच्छा ये यूज़ कहाँ आ रहे हैं फिजिकल लाइफ में, एडेसिव फोर्स या कोहेसिव फोर्स? एडेसिव फोर्स या कोहेसिव फोर्स एक्चुअली में लिक्विड के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी लिक्विड किसी भी सब्सटेंस को वेट करेगा या नहीं करेगा, गीला करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि क्या होता है कि भाई मान लो अपन वाटर डालें, मर्क्यूरी है मेरे पास, मर्क्यूरी डालें ग्लास के ऊपर। मर्क्यूरी अगर मैं ग्लास के ऊपर डाल रहा हूँ तो मर्क्यूरी पार्टिकल के साथ जो फोर्स लगेगा, मर्क्यूरी पार्टिकल के साथ जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज कोहेसिव फोर्स। मर्क्यूरी पार्टिकल का जो ग्लास के साथ फोर्स लगेगा दैट इज एडेसिव फोर्स। ग्लास का कंटेनर ले लिया, उसके अंदर मर्क्यूरी डाल दिया, मर्क्यूरी ग्लास को वेट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मर्क्यूरी और मर्क्यूरी के पार्टिकल के बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में लगने वाले एडेसिव फोर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ठीक है भाई, जिसका फोर्स ज़्यादा होगा वो खींच लेगा, है ना। मान लो अपन क्या बोल रहे हैं कि भाई मर्क्यूरी पार्टिकल का कोहेसिव फोर्स मर्क्यूरी और ग्लास पार्टिकल के एडेसिव फोर्स के कंपैरिजन में ग्रेटर है। तो मर्क्यूरी का एक पार्टिकल मान लो उसको वेट करना चाहेगा ग्लास की सरफेस को, तो क्या होगा, वेट करने के लिए ग्लास की सरफेस और मर्क्यूरी के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए, वो खींचेगा उसको अपनी तरफ। लेकिन बाकी के जो पार्टिकल है मर्क्यूरी के, वो उस पार्टिकल को अपनी साइड खींचेंगे। लेकिन फोर्स किसका ग्रेटर है, कोहेसिव फोर्स ग्रेटर है। मतलब वो जो मर्क्यूरी के अदर पार्टिकल है उस पार्टिकल को
वापस खींच लेंगे उसका, उनका फोर्स ग्रेटर है तो वापस खींच लेंगे, तो फिर वेट नहीं होगा, है ना। मान लो जैसे ग्लास की सर्फेस में वाटर डालूँ, है ना, वेट हो जाएगा। क्यों हो रहा है? सेम कॉन्सेप्ट कि भाई वाटर पार्टिकल के बीच में कोई सी फोर्स लग रहा है, वाटर और ग्लास के बीच में एडहेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। वाटर के पार्टिकल अपने साथ के वाटर पार्टिकल को कोई सी फोर्स से अपनी साइड पुल करेंगे, है ना, लेकिन ग्लास जो है वो वाटर पार्टिकल को एडहेसिव फोर्स अपनी साइड पुल करना चाहेगा। ग्रेटर फोर्स कौन सा हो गया? एडहेसिव फोर्स। तो क्या हो जाएगा? वो खींच लेगा उस वाटर पार्टिकल को अपनी साइड, पुल कर लेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो वेट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जब चीज़ें भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इंक से लिख रहा हूँ, है ना, बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, तो इंक के पार्टिकल्स के बीच में कोई से फोर्स लग रहा है ना, यहाँ एडहेसिव फोर्स लग रहा है बोर्ड और इंक के बीच में, लेकिन एडहेसिव फोर्स ग्रेटर है, इसलिए ये इंक यहाँ स्टिक हो गई ना, इसलिए तो स्टिक हो गई। तो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स ये डिसाइड करते हैं, है ना, क्या डिसाइड करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस किसी सब्सटेंस के साथ जाके स्टिक करेगा या नहीं करेगा। उसको लिक्विड की बात कर रहा हूँ तो लिक्विड जाके वेट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्सेस का ये फिजिकल लाइफ में क्या है? यूज़ है, ठीक है। अच्छा, ये जो फोर्सेस होते हैं ना, ये फोर्सेस ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, अट्रैक्शन नेचर है। नेचर कैसा है इनका? अट्रैक्शन नेचर है। भाई पार्टिकल के बीच में मासेस होते हैं ना पार्टिकल्स के पास, अट्रैक्शन नेचर है इनका, है ना, लिख लेना, नोट कर लेना। नेचर कैसा है? अट्रैक्टिव। अब अट्रैक्शन नेचर पार्टिकल के बीच में, तो ग्रेविटेशन फोर्स भी होता है, अपन ने ऐसा पहले पढ़ा है, लेकिन दीज आर नॉट ग्रेविटेशन फोर्स, ये ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है। फिर ये क्या है? दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ये एक्चुअली में क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, साथ में क्या है? ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो नहीं करते, ये नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो नहीं करेंगे। अच्छा, वर्क भी एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर करते हैं। इनकी जो रेंज है ना, वो होती है 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर पे जाते जाते इनका जो अट्रैक्शन है वो कैसा होता जाता है? रिड्यूस होता जाता है। इससे कम डिस्टेंस पे आएंगे तो इनका अट्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये 10⁻⁹ मीटर तक ही कैसे हैं? इफेक्टिव हैं। ये जो इनकी रेंज होती है ना, इस रेंज को अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। जिस रेंज में क्या हो गई? मॉलिक्यूलर रेंज, वो रेंज हो गई जिस रेंज के अंदर अपने ये फोर्सेस कैसे होते हैं? इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब इस रेंज को रेडियस मान के, इस रेंज को देखो, यहाँ एक पार्टिकल है 10⁻⁹ मीटर के अंदर इधर फोर्स लगाएगा, 10⁻⁹ मीटर के अंदर इधर फोर्स लगाएगा, 10⁻⁹ मीटर के अंदर इधर फोर्स लगाएगा, तो 10⁻⁹ मीटर के अंदर ही चारों साइड फोर्स लगाएगा। तो इस रेंज को अगर मैं रेडियस मान के एक स्फीयर ड्रॉ कर दूं, इमेजरी स्फीयर, है ना, चारों साइड, तो वो स्फीयर कैसा हो गया कि भाई उस स्फीयर के अंदर किसी भी एक पार्टिकल का इन्फ्लुएंस है ना, वो क्या कर रहा है? एक्टिविटी कर रहा है अपनी, ठीक है। तो ये जो स्फीयर होता है ना, इसको बोलते हैं स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। तो क्या हो गया स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी? वो इमेजिनरी स्फीयर हो गया, भाई ये मॉलिक्यूल हो गया बीच में, उस मॉलिक्यूल के अराउंड सराउंडिंग में वो स्फीयर हो गया, जिसके अंदर वो क्या करता है? कोई से भी एडहेसिव जो भी फोर्स लगाएगा वो अप्लाई करता है, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई कर रहा है मतलब अपनी एक्टिविटी शो कर रहा है ना, इन्फ्लुएंस शो कर रहा है, तो इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं? उसकी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी का स्फीयर बोल रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये अपने कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ वेट होगी, कौन सी नहीं होगी, है ना। मैंने अभी ग्लास का और वाटर का एग्जांपल लिया कि मान लो ग्लास वेट हो गया वाटर से, है ना, क्यों? क्योंकि एडहेसिव फोर्स ग्लास का और वाटर का क्या हो गया? ग्रेटर हो गया, तो वाटर वहाँ रह गया ग्लास पे। अब क्या करना है कि मान लो मेरे को ग्लास को साफ़ करना है,
है ना। मेरे को ग्लास को क्या करना है, साफ़ करना है, वाटर वहाँ से निकालना है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जिस चीज़ से साफ़ करेंगे, उस ऑब्जेक्ट या जो उस सबस्टेंस का एडेसिव फोर्स वाटर के साथ ग्लास वाटर के एडेसिव फोर्स से ग्रेटर होना चाहिए ना, तभी तो वो क्या होगा भाई, साफ़ करने का मतलब क्या हो गया कि वाटर वहाँ से निकल के उस सबस्टेंस पे आ जाए, है ना। तो अपन जनरली क्या करते हैं, कोई कपड़ा लेते हैं ना, है ना, कॉटन का या कोई भी चीज़ का, कॉटन का ले लिया तो उससे इजीली साफ़ हो जाता है। क्यों हो जाता है, रीजन वही हो गया ना भाई, कॉटन के कपड़े से इजीली साफ़ क्यों हो गया, क्योंकि कॉटन का जो कपड़ा अपने पास है उसके बीच में और वाटर के बीच में लगने वाला एडेसिव फोर्स ग्रेटर है किससे, ग्लास और वाटर के बीच में लगने वाले एडेसिव फोर्स से। तो वहाँ से वाटर निकल के किस पे आ गया, आपने जो क्लॉथ यूज़ किया, कपड़ा यूज़ किया, उस पे आ गया। ठीक है, तो एडेसिव फोर्स या कोहेसिव फोर्स, ये सारी चीज़ें अपने फिजिकल वर्ल्ड में क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या है, सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा था। अब सरफेस टेंशन के बारे में जो हमने पढ़ा, तो सरफेस टेंशन की डिपेंडेंस भी कुछ चीज़ों पे होती है, उनमें से एक टेम्परेचर पे डिपेंडेंस तो मैंने देखी। ठीक है, बाकी चीज़ों पे कैसे डिपेंड करता है, देखो देखो सरफेस टेंशन कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। फर्स्ट जो फैक्टर है वो तो टेम्परेचर ही है, और उसके बारे में तो बता चुका हूँ। क्या होता है, बताया था मैंने, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, सरफेस टेंशन कम होता है। बताया था, वही टेम्परेचर को आप इंक्रीज़ करते जाओगे, ठीक है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पे क्या होता है, सरफेस टेंशन एस से डिनोट करते हो, वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है भाई, क्यों हो रहा है ऐसा, भाई बॉन्ड बन रहे हैं ना, पार्टिकल्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही है ना, फोर्स लग रहा है, पार्टिकल एक दूसरे को खींच रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। तो बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो फोर्स क्या होगा, रिड्यूस होगा ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे ग्रेटर फोर्स के साथ, तो अपने आप सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा, अब इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करते जाए सरफेस टेंशन रिड्यूस होती जाएगी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाके सरफेस टेंशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर at which surface tension becomes zero for any substance, उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर बोल रहे हैं अपन उसको, किसको, जिस टेम्परेचर पे अपनी सरफेस टेंशन क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, और किसका इफेक्ट पड़ता है, कंटेमिनेशन का इफेक्ट पड़ता है। कंटेमिनेशन मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटी, है ना, कोई ऐसी चीज़ अपन ने मिला दी जो कंटेमिनेट कर रही है। किसको कंटेमिनेट कर रही है, उस लिक्विड को कंटेमिनेट कर रही है। जैसे कि वाटर है, वाटर के अंदर अपन ने डस्ट मिला दिया, है ना, डस्ट के पार्टिकल मिला दिए, ऑयल मिला दिया, ठीक है, तो इन चीज़ों से क्या होगा, वाटर कंटेमिनेट हो जाता है ना। वाटर कंटेमिनेट हो जाता है तो उससे कंटेमिनेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे सरफेस टेंशन क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो कंटेमिनेशन इंक्रीज होने पर, कंटेमिनेशन अगर इंक्रीज करें तो क्या होता है, सरफेस टेंशन एस से डिनोट कर दूँ, वो रिड्यूस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई अच्छा कंटेमिनेशन सॉल्यूबल तो होते नहीं है ना, ऑयल मिला दिया सॉल्यूबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो अपने पास दो तरह के वाटर है, प्योर वाटर है एक, है ना, एक सिंपल वाटर है, प्योर वाटर है, और एक टेप वाटर है ना। टेप वाटर जो अपने घरों पे सप्लाई होता है वो प्योर वाटर नहीं होता, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो प्योर वाटर है ना,
उसका सरफेस टेंशन टेप वाटर के कंपैरिजन में कैसा होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि कंटेमिनेशन नहीं है उसके अंदर। तो कंटेमिनेशन जैसे जैसे रिड्यूस होगा सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इफेक्ट करता है कौन, सॉल्यूट भी इफेक्ट करता है। सॉल्यूट का तो सिंपल कॉन्सेप्ट है जो अपना कंटेमिनेशन का है, कि अगर सॉल्यूबल होगा, है ना, अगर डिजॉल्व हो सकता है, अगर आपने सॉल्यूट मिलाया, अगर डिजॉल्व होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सरफेस टेंशन है ना वो इंक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन अगर नॉन डिजॉल्व आपने डाला कुछ भी तो फिर सरफेस टेंशन क्या होगी, रिड्यूस होगी। कंटेमिनेशन में तो वही हो रहा था, कंटेमिनेशन मतलब कंटेमिनेशन डिजॉल्व नहीं होता ना, तो कंटेमिनेशन डिजॉल्व नहीं होता, इसलिए सरफेस टेंशन क्या हो रही थी, रिड्यूस हो रही थी ना। जैसे कि मान लो अपन के पास वाटर है ना, अच्छा ऐसा देखा है ना कभी कि गटर जो होती है ना, है ना, या नाली अपने घर के आसपास जा रही होगी, तो उसके अंदर क्या होता है कि मॉस्किटोज होते हैं ना, होते ना, देखें वो मच्छर पैदा होते हैं, पता है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई बहुत सारे मच्छर बैठते हैं आके, ठीक है, पानी पे। तो कई बार देखा है कि लोग पानी में या नाली में क्या डाल देते हैं, मिट्टी का तेल डाल देते हैं। देखा है कभी, क्या होता है उससे, मर जाते हैं क्या वो? भाई वहाँ वो बैठ रहे हैं उस पर पानी पे, है ना, पानी के ऊपर बैठ रहे हैं, तो बैठ क्यों पा रहे हैं, सरफेस टेंशन की वजह से। वाटर का सरफेस टेंशन है तो वहाँ बैठ पा रहे हैं ना, आराम से वॉक करते हैं उस पर, घूमते फिरते हैं। मिट्टी का तेल डालने से क्या हो गया, वो सॉल्यूबल नहीं है, नहीं है तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस हो गया तो बैठ नहीं पाएंगे, डूब के मर जाएंगे। ये तो होता है ना भाई, वहाँ पे मिट्टी का तेल डालते ही क्या होता है, तारपीन डाल दिया, केरोसिन डाल दिया, वो सॉल्यूबल नहीं है। सॉल्यूबल नहीं है तो क्या होता है, सरफेस टेंशन रिड्यूस, सरफेस टेंशन रिड्यूस तो क्या होगा, वो सारे मच्छर वहाँ जो बैठे होंगे वो डूब के मर जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक सॉल्यूट का इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा डिटर्जेंट का भी इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का क्या इफेक्ट है भाई, अपन ने देखा है कि अगर नॉर्मल वाटर से कपड़े धोते हो, है ना, प्योर वाटर भी ले लो, उससे कपड़े धोते हो, कपड़े साफ नहीं होंगे, एकदम क्लियर नहीं होंगे, एकदम क्लीन नहीं होंगे। क्या मिलाते हैं, डिटर्जेंट मिलाते हैं कपड़ों में। क्या करता है डिटर्जेंट, डिटर्जेंट वाटर के सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। भाई आपका जो, आपके पास जो भी क्लोथ है ना, शर्ट मैंने पहन रखी है, इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे वो हैं, छोटे छोटे होल हैं ना, ये है ना, थ्रेड्स के बीच में स्पेसिंग रह जाती है इसको बनाते टाइम। अब कोई भी डर्ट लग गई तो वो स्पेसिंग में क्या हो जाती है, सेटल हो जाती है। ठीक है, अब वो सेटिंग में सेटल हो गई तो कपड़ा गंदा दिखेगा। पानी डाला आपने तो वाटर का सर्फेस टेंशन हाई होता है, ठीक है, हाई है तो क्या होगा, वो छोटे छोटे वो जो स्पेसिंग है ना उसके अंदर वो एंटर नहीं करेगा वाटर। तो जब पानी वहाँ पहुँचा ही नहीं तो डर्ट साफ़ नहीं होगी, क्लीन नहीं होगी, तो पानी वहाँ पहुँचे उसके लिए क्या होना चाहिए, सरफेस टेंशन रिड्यूस होनी चाहिए। तो डिटर्जेंट क्या करता है, डिटर्जेंट सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। सरफेस टेंशन रिड्यूस करने से पानी उन जगह पे भी पहुंच जाता है, उन स्पेसिंग्स में भी पहुंच जाता है। उन स्पेसिंग्स में जैसे ही पानी पहुंचता है वैसे ही क्या होता है, वहाँ से वो डर्ट साफ़ हो जाती है, डर्ट क्लीन हो जाती है, तो अपने कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, है ना। होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे कोई अपने पास कोई क्लॉथ है ना, वूवन क्लॉथ है या जैकेट, सर्दियों में अपन देखते हैं उसके ऊपर कोई डर्ट हो गई है ना, इंक लग गई, तो पेट्रोल से साफ़ करते हैं। क्यों करते हैं, उसका सरफेस टेंशन और भी कम है वाटर से, तो सरफेस टेंशन कम है तो वो इजीली और वहाँ छोटी छोटी स्पेसिंग होगी उसके अंदर चला जाएगा, वो छोटी स्पेसिंग के अंदर एंटर करेगा तो वहाँ से वो क्या कर देगा, उसको क्लीन कर देगा। तो ये सारी चीज़ें किसके काम में आ रही हैं, ये सारी चीज़ें सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के काम में आ रही हैं। डिटर्जेंट का जो यूज़ है वो क्या करता है, वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सरफेस टेंशन को क्या कर सकती हैं, इफ़ेक्ट कर सकती हैं। ठीक है भाई, ठीक है,
तो सरफेस टेंशन इस तरह क्या कर सकते हैं, अपन चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ठीक है, अब देखो हमने देखा है अगर किसी कंटेनर के अंदर अपन लिक्विड डालें, है ना, कोई भी अच्छा ऑब्जर्व करने के लिए अपन क्या है, छोटे कंटेनर के अंदर डालें। जैसे कोई टेस्ट ट्यूब ले लो आप, ग्लास की बनी हुई, है ना, मार्केट में मिल जाएगी टेस्ट ट्यूब। वो टेस्ट ट्यूब के अंदर आप वाटर डालो, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर आप जब वाटर डालोगे, ऐसे ले लिए अपने टेस्ट ट्यूब, है ना, वो टेस्ट ट्यूब को अपन ध्यान से देखें तो अपन को उसके अंदर जो लिक्विड का जो लेवल है ना, वो कुछ ऐसे दिखेगा। कभी ध्यान दिया कि ऐसे किसी कंटेनर के अंदर ऐसे डालते हैं अपन, अच्छा दिखना कैसे चाहिए, अपन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई वाटर डाला है ऐसे दिखना चाहिए ना, सीधे सीधे ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे नहीं दिख रहा, कैसे दिखेगा, प्रैक्टिकली ऐसे दिखेगा, है ना। अच्छा ये ऐसा नहीं है कि सारे लिक्विड ऐसे ही दिखते हैं, हो सकता है कि कुछ लिक्विड डाले आपने वो ऐसे भी दिख जाए सीधे, ठीक है। ये तो मैं बोल रहा हूँ, ये तो मैं किसका एग्जांपल ले रहा हूँ, वाटर का, ऐसे दिखेगा, ऐसे भी दिख सकता है, वाटर के अलावा कोई और लिक्विड होगा तो। अच्छा ऐसे भी दिख सकता है, ये तो सरफेस कैसी हो गई, कॉनकेव सरफेस हो गई, है ना, पढ़ा है ना 10th क्लास में ऑप्टिक्स में, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में डिफरेंस। ऐसे भी हो सकता है, ऐसी भी दिख सकती है सरफेस, ठीक है। ऐसे क्यों हो रहा है कि हर एक लिक्विड अपन, ये तीनों मैंने क्या लिए हैं, ये तीनों मैंने टेस्ट ट्यूब ली हैं ग्लास की, ठीक है। तीनों ग्लास की टेस्ट ट्यूब ली हैं, उनके अंदर मैंने क्या डाला है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिक्विड डाले हैं। एक लिक्विड का सरफेस एकदम प्लेन है, एक का कॉनकेव है, एक का कॉन्वेक्स है। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा हो रहा है किसकी वजह से? एंगल ऑफ कांटेक्ट की वजह से, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कांटेक्ट एंगल क्रिएट करते हैं। कांटेक्ट एंगल किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो तो मैंने ऐसा हो क्यों रहा है वो बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। अभी मेरा डिस्कस का पॉइंट है कांटेक्ट एंगल, क्या होता है कांटेक्ट एंगल या एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली अपन ये देख रहे हैं, प्रैक्टिकली अपन देख रहे हैं कि भाई ये जो सरफेस है ना, इसके ऊपर अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं, ऐसे कर दिया, ठीक। ये टेंजेंट इस सरफेस के साथ, सॉलिड के सरफेस के साथ कुछ ना कुछ ये एंगल क्रिएट कर रही है, या कर रही है थीटा, ठीक। यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये टेंजेंट इस सरफेस के साथ, इस यहाँ भी कुछ एंगल इसने थीटा क्रिएट किया, है ना। और इसका तो है ही ये टेंजेंट, इसके साथ ये एंगल थीटा। तो ये जो एंगल है ना, एंगल कौन सा? एंगल बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड टेंजेंट ऑफ फ्री सरफेस। कौन सा एंगल? एंगल बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड टेंजेंट ऑफ लिक्विड सरफेस। इस एंगल को बोलते हैं अपन एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट देखो, एक जगह मैं देख रहा हूं थीटा लेस देन 90 भी है, एक जगह देख रहा हूं ग्रेटर देन 90 भी है। अगर ये लेस देन 90 है तो अपना सरफेस कैसा है? कॉनकेव। ग्रेटर देन 90 है तो सरफेस कैसा है? कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अगर सरफेस कॉनकेव है तो सरफेस कॉनकेव है, इसका मतलब क्या हो गया कि अपना लिक्विड जो है ना, वो जो सॉलिड है उसकी वॉल्स पे क्या कर रहा है? राइज कर रहा है, चढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्वेक्स है, इसका मतलब वो साइड से क्या हो रहा है? उतर रहा है, डाउन आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस इसको अबे दूर पुश कर रही है, अंदर वाले पार्टिकल साइड वाले पार्टिकल को अपनी साइड खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे साइड वाला जो सरफेस है ना, साइड वाली जो वॉल है, वो पार्टिकल को, लिक्विड के पार्टिकल को अपनी साइड खींच रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो एडेसिव फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में कैसा है? ग्रेटर है,
इसका मतलब यही तो हो गया कि एडेसिव ग्रेटर देन कैसी है, कोहेसिव है। अगर एडेसिव ग्रेटर देन कोहेसिव है इसका मतलब क्या होगा, सरफेस वेट होगा कि नहीं होगा, वेट होगा। एडेसिव फोर्स ग्रेटर है इसका मतलब सरफेस विल बी वेट, गीली हो जाएगी ना सरफेस, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, दूर पुश कर रहा है, अबे पुश कर रहा है, ठीक है। अबे पुश कर रहा है मतलब नहीं होगी, इसका मतलब ये हो गया कि भाई एडेसिव फोर्स जो है वो स्मॉलर है किससे, कोहेसिव फोर्स से, तो सरफेस वेट नहीं होगी, विल नॉट बी वेट, ठीक है। तो एक तरीके से जो अपना एंगल ऑफ कांटेक्ट है ना, उससे अपन ये भी पता कर सकते हैं कि भाई कोई भी जो लिक्विड है वो उस सॉलिड या उस कंटेनर की दीवारों को, वॉल्स को वेट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि ये एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है ना, अच्छा इसकी जो वैल्यू है ना थीटा की, वो 0 से लेके और 180 डिग्री तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर और ग्लास के बीच में 0 होता है, नॉर्मल के लिए 8 डिग्री। प्योर वाटर अगर अपन डालें, है ना, और ग्लास लें तो 0 डिग्री होता है, ठीक है। सिंपल वाटर, टेप वाटर और ग्लास लें, ग्लास के अंदर डालेंगे तो ये क्या होगा, 8 डिग्री, ठीक है। अच्छा मर्क्यूरी के लिए क्या होगा, वो लार्ज होगा क्योंकि वो उसको वेट नहीं करता, तो मर्क्यूरी के लिए 135 डिग्री होता है, HgN ग्लास, ठीक है। अच्छा ये जो है ना शेप भी डिसाइड करेगा कि अपन ने कोई भी वाटर स्मॉल क्वांटिटी में किसी सरफेस के ऊपर डाल दिया तो उसकी जो ड्रॉप बनेगी वो कैसी बनेगी, कंपलसरी नहीं है ड्रॉप हमेशा एक सी बनेगी, मान लो किसी सरफेस पे डाल दिया, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई ड्रॉप ऐसी बने, इस तरह की ड्रॉप बन सकती है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि भाई ड्रॉप ये सरफेस के ऊपर डाला है ना, ये ड्रॉप इस तरह की बने, ठीक है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि ड्रॉप बने ही ना, वहाँ फैल जाए सीधा सीधा, स्प्रेड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये देखो, ये अपनी सरफेस और ये एंगल क्या हो गया, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, किसकी ड्रॉप हो गई, ये मर्क्यूरी की ड्रॉप हो गई, लाइट गीला नहीं करेगी, इस तरह की ड्रॉप बनेगी। तो मर्क्यूरी डालेंगे ना अपन ग्लास सरफेस के ऊपर तो इस तरह की ड्रॉप बनेगी। यहाँ क्या हो रहा है देखो, लेस देन 90, तो टेप वाटर डालेंगे तो किस तरह की ड्रॉप बनेगी, इस तरह की ड्रॉप बनेगी, है ना। करके देख सकते हो, टेप वाटर आगे डाल के, आज घर जाके डाल के देखना ग्लास पे, इस तरह की ड्रॉप नहीं बनेगी, किस तरह की बनेगी, इस तरह की बनेगी, ठीक है। और अगर अपन प्योर वाटर ले लेंगे तो क्या होगा, वो ऐसे स्प्रेड हो जाएगा बिल्कुल सीधा सीधा ग्लास के ऊपर, क्यों, क्योंकि उसके लिए थीटा क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो फिजिकल एग्जाम्पल्स है ना, इनसे अपन इसको कॉन्टैक्ट एंगल को, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो चीज़ें है ना, क्या है, वेट नहीं करती ना सरफेस को, उनकी ड्रॉप कैसी बनती है, एकदम गोल स्फेरिकल, है ना, सरफेस पे डालेंगे तो, ठीक है। और जो चीज़ें वेट करती हैं, ठीक है, उनका कैसा बनेगा, हेमिस्फीयर, ठीक है। और जो चीज़ें क्या है भाई कंप्लीटली वेट करेंगी, उनका कैसा एंगल होगा, थीटा, वो क्या हो जाएगी, वो अपन डालेंगे ना सरफेस पे तो वो एकदम से क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह कॉन्टैक्ट एंगल जो है उसको डिसाइड एक तरीके से कौन कर रहा है, एडेसिव या फिर कोई से फोर्सेस डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी के इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ एक टॉपिक रह गए हैं, उसके बाद जल्दी तो अपना चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।